अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा टॉपिक है टेस्ट्स ऑफ जनरल रिलेटिविटी, जिसके अंदर हम प्रीसेशन ऑफ पेरिहिलियन ऑफ मरकरी पढ़ेंगे और बेंडिंग ऑफ लाइट। ये दो टेस्ट पढ़ेंगे जो कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को टेस्ट करेंगे। तो आपके पास इससे पहले हम लोगों ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कुछ प्रिंसिपल पढ़े थे। आपके पास आइंस्टाइन जो इक्वेशंस हैं, फील्ड इक्वेशंस, उनकी डेरिवेशन अभी बाकी है क्योंकि वो टेंसर से रिलेटेड है, तो हम बाद में करेंगे। अभी आज हम जो है वो टेस्ट पढ़ेंगे जनरल रिलेटिविटी के। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है क्या, इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। आपके पास आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक्सप्लेन करती है कि ग्रेविटी कैसे वर्क करती है। ये क्या सजेस्ट करती है कि आपके पास अगर मैसिव बॉडीज़ होंगी, जैसे कि प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गए, सन हो गया, तो इनके गिर्द जो आपके पास स्पेस टाइम होती है वो वार्प हो जाती है। वार्प का क्या मतलब है कि उसके अंदर जो है वो बेंडिंग आ जाती है, वो जो है वो फ्लैट नहीं रहती। तो ये यहाँ पे लिखा है कि आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक्सप्लेन्स हाउ ग्रेविटी वर्क्स. It suggests that massive objects like planets and stars warp the fabric of space-time around them. This warping affects the movement of other objects. तो ये आपके पास जो बेंडिंग आ जाएगी स्पेस टाइम के अंदर, ये जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट पे इफ़ेक्ट डालेगी। तो सबसे पहले हम टेस्ट पे आ जाते हैं, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के टेस्ट जो कि आज हमारा मेन टॉपिक है। इसके अंदर दो टेस्ट आज हम पढ़ेंगे, प्रीसेशन ऑफ पेरिहिलियन ऑफ मरकरी एंड देन बेंडिंग ऑफ लाइट। और बेंडिंग ऑफ लाइट के बाद हम एक तीसरा टेस्ट भी पढ़ेंगे जो आगे चल के आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम आ जाते हैं टेस्ट ऑफ जनरल रिलेटिविटी के अंदर। तो वन ऑफ की टेस्ट ऑफ जनरल रिलेटिविटी इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, पर्टिकुलरली मरकरी। तो अब हमारे पास जो पहला टेस्ट है जिसके अंदर हम क्या चेक करने वाले हैं कि सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट्स की मूवमेंट कैसे होगी, क्योंकि सोलर सिस्टम के अंदर सन आ रहा है, सन भी मैसिव ऑब्जेक्ट है। तो मैसिव ऑब्जेक्ट के करीब हमने अभी बताया कि स्पेस टाइम वार्प हो जाता है, तो उस वार्पिंग से आपके पास क्या इफ़ेक्ट आएगा। अब स्पेशली हम मरकरी को ले रहे हैं क्योंकि मरकरी जो है वो दूसरे प्लैनेट्स के हिसाब से सन से ज़्यादा करीब है। तो अब हम चेक करेंगे कि जो मरकरी के अंदर मरकरी की जो मूवमेंट है, और प्लैनेट, आपको पता है कि प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट्स जो है वो फॉलो करते हैं। तो हम देखेंगे कि कैसे पेरिहिलियन जो है मरकरी का वो प्रीसेस हो जाएगा। अब प्रीसेस्ड का मतलब क्या है कि यहाँ पे प्रीसेस का मतलब है कि उसकी ऑर्बिटल मोशन के अंदर ना एंगुलर मोशन के अंदर चेंजिंग आ जाएगी। अब ये चीज़ हम देखते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं कि पेरिहिलियन आपके पास है क्या। पेरिहिलियन आपके पास ऑर्बिट के अंदर ऐसा पॉइंट होता है जो कि सन से क्लोजेस्ट होता है। एक होता है एफिलियन और एक होता है पेरिहिलियन। एफिलियन बेसिकली आपके पास फारथेस्ट पॉइंट है ऑर्बिट में सन से, और जो आपके पास पेरिहिलियन है वो जो है वो क्लोजेस्ट पॉइंट है ऑर्बिट के अंदर जो कि सन से क्लोज हो, यानी सन के हिसाब से हम बता रहे होते हैं कि सन से क्लोजेस्ट पॉइंट और सन से अवे पॉइंट। तो यहाँ पे पेरिहिलियन है तो ये सन से क्लोजेस्ट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूटन की प्रेडिक्शन क्या थी आपके पास पेरिहिलियन के बारे में, कि क्या वो सेम रहेगा या उसके अंदर जो है वो चेंजिंग आएगी ऑर्बिटल मोशन के अंदर, यानी ऑर्बिट्स के अंदर। तो सबसे पहले न्यूटन प्रेडिक्शन देखें। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, इफ देयर वर नो अदर प्लैनेट्स अफेक्टिंग मरकरी, इट वुड फॉलो अ परफेक्ट इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन। दिस मीन्स मरकरी वुड ट्रेस द सेम पाथ ओवर एंड ओवर अगेन। तो इसका क्या मतलब है कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी के अकॉर्डिंग आपके पास अगर कोई और प्लैनेट्स जो है वो मोशन को इफेक्ट नहीं डाल रहे, तो आपके पास एलिप्टिकल ऑर्बिट ही फॉलो होगा और जो मरकरी है वो सेम पाथ ओवर एंड ओवर अगेन फॉलो करेगा। तो उसके पाथ के अंदर कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी आ जाती है। क्या डिस्क्रिपेंसी आती है कि आपके पास कि एस्ट्रोनॉमर्स ने ये नोटिस किया कि आपके पास जो मरकरी का ऑर्बिट है, और जो कि मरकरी हम पहले बता चुके हैं कि ये क्लोजेस्ट, ये बाकी प्लैनेट्स के हिसाब से सन से थोड़ा क्लोज होता है। तो इसके अंदर वो पॉइंट जो कि सन से क्लोज है, यानी पेरिहिलियन, सेम नहीं रहता, बल्कि उसके अंदर जो है वो टाइम के साथ चेंजिंग आ जाती है। तो ये एस्ट्रोनॉमर्स ने जो है वो ये नोटिस किया। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास न्यूटन प्रेडिक्शन से डिस्क्रिपेंसी आ गई है, यानी चेंजिंग आ गई है। जो है वो न्यूटन की जो प्रेडिक्शन थी वो ठीक नहीं रही, उसके अंदर चेंजिंग आ गई है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कैसे आई है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है अदर प्लैनेट्स इन्फ्लुएंस।
तो यहाँ पे क्या है कि जब आपके पास दूसरे प्लैनेट्स मौजूद होंगे और दूसरे प्लैनेट्स क्योंकि हैवी हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो ये जो हैवी ऑब्जेक्ट्स हों तो उनकी वजह से जो हम कहते हैं कि स्पेस टाइम के अंदर वार्पिंग आ जाती है, ये आपके पास जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग आइंस्टाइन की प्रेडिक्शन है। जबकि हमारे पास अगर हम न्यूटन्स लॉ को ही देखें तो न्यूटन थ्योरी ये कहती है कि आपके पास दूसरे प्लैनेट्स की वजह से ग्रेविटेशनल पुल भी होती है, तो शायद उसकी वजह से आपके पास जो है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स के अंदर जो है वो चेंजिंग आ गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्लैनेट्स इन्फ्लुएंस के बारे में लिखा गया है कि न्यूटन्स थ्योरी अगर वैलिड भी मानी जाए तो हो सकता है कि न्यूटन थ्योरी के अकॉर्डिंग आपके पास दूसरे प्लैनेट्स की पुल की वजह से, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से डिस्क्रिपेंसी आई हो ऑर्बिट के अंदर। तो यही लिखा हुआ है, वाइल सम ऑफ दिस मूवमेंट कैन बी एक्सप्लेन बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अदर प्लैनेट्स, देयर वाज स्टिल अ स्मॉल डिस्क्रिपेंसी दैट न्यूटन्स थ्योरी कुड नॉट अकाउंट फॉर। अब यहाँ पे अगर ये कहा भी जाए, मान भी लिया जाए कि आपके पास दूसरे प्लैनेट्स की वजह से जो है वो मूवमेंट के अंदर डिस्क्रिपेंसी आई है, चेंजिंग आई है, तो तब भी आपके पास कुछ ना कुछ जो है वो जो इख्तलाफ रहता है। डिस्क्रिपेंसी का मतलब है ना इख्तलाफ। तो यहाँ पे अगर दूसरे प्लैनेट्स की मूवमेंट ग्रेविटेशनल पुल की वजह से भी अगर आपके पास एलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर चेंज आया है, तो फिर भी देखा गया कि कुछ ना कुछ फिर भी इख्तलाफ रहता है। यानी जो टोटल अमाउंट प्रिडिक्शन की थी कि आपके पास इतनी चेंजिंग आएगी ऑर्बिट के अंदर, वो न्यूटन थ्योरी जो है वो ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो अब आगे चलते हैं। अब आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट किया था, यानी आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था कि कैसे मरकरी के ऑर्बिट के अंदर प्रिसेशन आ रही है। तो ये प्रिसेशन जो है वो कैसे आती है, दो रीज़न दिए गए थे आइंस्टाइन की तरफ से, तो उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट रीज़न है स्ट्रॉन्गर ग्रेविटेशनल फील्ड। तो आइंस्टाइन थ्योरी प्रिडिक्टेड अ स्लाइटली स्ट्रॉन्गर ग्रेविटेशनल फील्ड बिकॉज द एनर्जी इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इटसेल्फ एक्ट एज ए सोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो आइंस्टाइन का फर्स्ट रीज़न क्या था प्रिसेशन ऑफ मरकरी ऑर्बिट की रिलेटेड, कि आइंस्टाइन ये बोला था कि आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रॉन्गर हो जाती है एनर्जी की वजह से। ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो एनर्जी है वो सोर्स ऑफ ग्रेविटी के तौर पे एक्ट करती है, जिसकी वजह से आपके पास मज़ीद ग्रेविटेशनल पुल जो है वो स्ट्रॉन्गर हो जाती है, जिसकी वजह से आपके पास जो है वो प्रिसेशन आएगा मरकरी के ऑर्बिट के अंदर। अब सेकंड रीज़न क्या दिया गया, कर्वेचर ऑफ स्पेस। और ये अभी थोड़ा सा डिस्कस भी किया था कि आपके पास आइंस्टाइन की जो जनरल रिलेटिविटी थ्योरी थी वो ये कहती थी कि आपके पास स्पेस टाइम जो है वो उसके अंदर कर्वेचर, जो स्पेस टाइम कर्वेचर है उसके अंदर यानी फ्लैट नहीं रहती स्पेस टाइम, कर्वेचर आ जाता है, कर्व आ जाती है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू जनरल रिलेटिविटी स्पेस इटसेल्फ इज़ कर्व्ड, कि आपके पास स्पेस जो है वो फ्लैट नहीं है, कर्व्ड है। दिस कर्वेचर अफेक्ट्स द पाथ ऑफ objects moving in the gravitational field causing the perihelion of Mercury's orbit to shift। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्पेस जो है वो फ्लैट नहीं है, कर्व्ड है, जिसकी वजह से आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रैवल करेगा, क्योंकि ये जो आपके पास कर्व वगैरह आया है स्पेस के अंदर, ये ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से आया है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जब भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसके अंदर उसके जो ऑर्बिट है उसके अंदर प्रिसेशन आ जाएगा, और जिसकी वजह से पेरिहिलियन जो है मरकरी का वो शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू जो एक्सप्लेन किया गया है कि आपके पास ये सन है, और सन के अंदर पेरिहिलियन की जो लोकेशन है वो 1 2 3 से दिखाई गई है, कि जो एंगुलर यहाँ पे देखा जा सकता है कि ये इसकी जो एंगुलर पोजीशन है वो चेंज होती जा रही है। तो ये 3 डिफरेंट ऑर्बिट्स, यानी आपके पास जो एलिप्टिकल ऑर्बिट है वो सेम फॉलो नहीं होगा हर दफ़ा, बल्कि यहाँ पे चेंजिंग आएगी, और इस चेंजिंग के अंदर आपके पास पेरिहिलियन की जो लोकेशन है वो भी चेंज हो गई है, यानी उसके अंदर प्रिसेशन आ गए। तो ये चीज़ यहाँ पे डायग्राम के थ्रू क्लियरली एक्सप्लेन हो सकती है। अब यहाँ पे हम कंक्लूजन की तरफ आते हैं कि बेसिकली आपके पास कितनी मिकदार के अंदर प्रिसेशन देखा गया था। तो आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी एक्सप्लेन द एडिशनल प्रिसेशन ऑफ मरकरीज ऑर्बिट बाय कंसिडरिंग द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्गर ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू एनर्जी इन द ग्रेविटेशनल फील्ड एंड द कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम। तो 2 रीजंस थे ग्रेविटेशनल फील्ड के, आपके पास जो आया प्रिसेशन आया मरकरी ऑर्बिट के अंदर, जो कि हमने 1 बाय 1 डिस्कस भी कर लिए, एनर्जी ग्रेविटेशनल फील्ड की और आपके पास स्पेस टाइम कर्वेचर। दीज फैक्टर कॉज्ड मरकरीज पेरिहिलियन टू शिफ्ट स्लाइटली ईच ऑर्बिट। तो इससे क्या हुआ, इन फैक्टर्स की वजह से आपके पास मरकरी का जो पेरिहिलियन है उसके अंदर शिफ्टिंग आ गई हर ऑर्बिट के अंदर, रिजल्टिंग इन प्रिसेशन ऑफ 43 सेकेंड्स ऑफ आर्क पर सेंचुरी। तो कितना आपके पास जो है वो प्रिसेशन आया, कितनी एंगुलर चेंजिंग आई, 43 सेकेंड्स
पर सेंचुरी, 43 सेकेंड्स ऑफ आर्क पर सेंचुरी। अब यहाँ पे मैंने नोट के अंदर बता दिया है कि आपके पास ये आर्क सेकेंड बेसिकली है क्या, ये एंगुलर मेजरमेंट है और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इक्वल्स टू 1/3600 ऑफ डिग्री। तो आपके पास 60 आर्क मिनट्स होते हैं एक डिग्री के अंदर और 60 आर्क सेकेंड्स होते हैं एक आर्क मिनट के अंदर। तो ये यूनिट्स आपको याद होंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास कितनी मिकदार के अंदर जो मरकरी का जो पेरिहीलियन है उसके अंदर शिफ्टिंग आ रही है। तो यहाँ पे 43 सेकेंड्स ऑफ आर्क पर सेंचुरी, यानी हर 100 साल के अंदर इतनी आपके पास एंगुलर प्रिसेशन आएगी। और ये जो आपके पास मेजरमेंट बताई गई आइंस्टाइन की तरफ से 43 सेकेंड्स ऑफ आर्क पर सेंचुरी, ये मैच की आपके पास ऑब्जर्वेशन जो की गई थी, यानी आपके पास एक्सपेरिमेंटल जो कैलकुलेशन है उससे जो है वो ये मैच कर गई। तो जिसका मतलब ये है कि आइंस्टाइन थ्योरी ने सही से प्रेडिक्ट किया। सेकंड टेस्ट आ जाता है बेंडिंग ऑफ लाइट रेज इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये भी चेक किया गया कि लाइट रेज जब भी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जब वो ट्रैवल करती हैं तो उनका जो पाथ है वो बेंड कर जाता है। तो कैसे बेंड करता है ये भी एक्सप्लेन किया गया। आइंस्टाइंस जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रेडिक्ट्स दैट ग्रेविटी कैन बेंड लाइट। दिस आइडिया वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट पीपल थॉट बिफोर आइंस्टाइन। तो आइंस्टाइन से पहले ये आइडिया जो है वो इस तरह से नहीं था, बल्कि ये आइंस्टाइन ने ही बताया कि लाइट जो है वो बेंड कर जाती है। अब ये कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, हम एनालॉजी ले सकते हैं लेज़र बीम से। इमेजिन करें कि आपके पास एक लेज़र बीम है और इसको जो है वो फायर किया जाता है एक रूम के एक वॉल से दूसरी वॉल की तरफ। तो प्रिडिक्ट वैसे क्या एज्यूम किया जाएगा कि लाइट स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगी, लेकिन ऑब्जर्व क्या किया गया कि अर्थ ग्रेविटी की वजह से लेज़र लाइट बीम जो है वो थोड़ी सी जो है वो बेंड कर जाती है टूवर्ड्स द ग्राउंड। और किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। दिस मीन्स दैट इट विल हिट द वॉल स्लाइटली लोअर देन वेयर इट स्टार्टेड। तो इसको हम मेन अगर इस आइडिया को देखें लेज़र बीम वाले, तो इससे ये पता चलता है कि लाइट बीम जो है वो स्लाइटली लोअर हो जाएगी अपने स्ट्रेट पाथ से, यानी बेंड हो जाएगी। सिमिलरली सेकेंडली हम यहाँ पे बता सकते हैं कि अगर लाइट को किसी मैसिव ऑब्जेक्ट के अंदर करीब रखा जाए तो क्या होगा, ट्रैवल करवाया जाए। नाउ थिंक अबाउट लाइट ट्रैवलिंग क्लोज टू अ मैसिव ऑब्जेक्ट लाइक सन। तो सन एक मैसिव ऑब्जेक्ट है, इसके करीब अगर लाइट को ट्रैवल कराया जाएगा तो आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग जो है वो ग्रेविटी सन की क्या करेगी, लाइट के पाथ को बेंड कर देगी, जैसे कि हमारे पास लेज़र बीम के पाथ को बेंड किया था अर्थ ग्रेविटी ने। तो इस तरह हम जो है वो समझ सकते हैं कि कैसे लाइट का जो पाथ है वो बेंड होता है। सिमिलरली थर्ड ऑब्जर्वेशन जो है वो हम ले सकते हैं लाइट फ्रॉम स्टार्स। तो सपोज करेंगे कि आप जो है वो स्टार्स को देख रहे हैं जिनमें से लाइट पास। और एक चीज़ आपको पता है कि स्टार जो है वो सन से करीब है हमसे ज़्यादा। तो अब क्या होगा कि जब लाइट जो है वो स्टार में से निकलेगी और वो पास करेगी क्लोज टू द सन, तो क्या होगा, एज ए लाइट पासिस नियर द सन इट गेट्स बैंड ड्यू टू सन्स ग्रेविटी। तो फिर सन्स की ग्रेविटी की वजह से लाइट का पाथ बैंड हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको क्या होता है कि जो स्टार की लोकेशन है वैसे नज़र नहीं आती जैसे कि उनकी एग्जैक्ट लोकेशन होती है। यानी हमें उनकी लोकेशन जो नज़र आती है वो असल में वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते, बल्कि उनकी जो लोकेशन होती है स्लाइटली डिफरेंट होती है। तो ये चीज़ भी चेक की जा सकती है। अब यहाँ पे हम जो है वो इफ़ेक्ट्स कंबाइन करेंगे कि आपके पास जो लाइट की बेंडिंग के अंदर इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं वो कितना आ रहे हैं और कितनी अमाउंट की आपके पास बेंडिंग आएगी लाइट की। तो यहाँ पे जो है वो ऑब्ज़र्व किया गया कि कितनी बेंडिंग आती है आपके पास। तो फर्स्ट इफेक्ट की वजह से, जैसे कि लेज़र बीम जो है वो ग्रेविटी की वजह से बेंड की थी, तो इस तरह के इफेक्ट से जब मेजर किया गया कि कितनी बेंडिंग आती है, तो वो कितनी आई 0.875 सेकेंड्स ऑफ आर्क, जैसे ही लाइट जो है वो सन के करीब से पास करेगी सन की ग्रेविटी की वजह से। सेकंड इफेक्ट क्या हुआ, सेकंड इफेक्ट जो है वो हम जैसे कि पढ़ते हैं कि सेकंड इफेक्ट बेसिकली आपके पास कर्वेचर की वजह से होता है। तो स्पेस के कर्वेचर की वजह से भी आपके पास बेंडिंग आएगी, और वो भी देखा जाएगा कि तकरीबन इतनी ही बेंडिंग आएगी। तो हम जब टोटल बेंडिंग देखेंगे तो वो उन दोनों का डबल होगी। तो देखते हैं कैसे आती है बेंडिंग। तो यहाँ पे देखें टोटल बेंडिंग एंगल कितना बनेगा। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो कि आपके पास फर्स्ट और सेकंड इफेक्ट्स हैं उनकी वजह से सेम अमाउंट जो है वो बेंडिंग की ऑब्जर्व की गई 0.875 सेकेंड्स ऑफ आर्क। तो उनको डबल किया जाए तो आपके पास बनता है 1.75 सेकेंड्स ऑफ आर। तो इतनी टोटल बेंडिंग जो है वो लाइट के अंदर ऑब्जर्व की गई। तो अब ये जो बेंडिंग थी ये ट्वाइस थी जो कि एक्सपेक्ट किया जाता था न्यूटोनियन फिजिक्स के अकॉर्डिंग। न्यूटोनियन फिजिक्स के अकॉर्डिंग जस्ट ग्रेविटेशनल पुल की वजह से बेंडिंग आती थी। अब यहाँ पे हमारे पास स्पेस टाइम कर्वेचर की वजह से भी बेंडिंग आई है। तो ये जो बेंडिंग है ये ट्वाइस है एज ऑब्जर्व्ड बाय न्यूटोनियन फिजिक्स।
तो अब रियल वर्ल्ड टेस्ट के अंदर भी हम देख लेते हैं कि ये कैसे जो है इसको प्रूव किया गया। एस्ट्रोनॉमर्स उन्होंने जो है वो देखा कि आपके पास कितना सोलर के अंदर एक्लिप्स आता है। अब एक्लिप्स क्या है, आप जानते हैं कि सूरज ग्रहण को बोलते हैं एक्लिप्स। तो सोलर एक्लिप्स के दौरान क्या होता है कि सन जो है वो ब्लॉक हो जाता है मून की वजह से, और यानी मून जो है वो सन के रास्ते में आ जाता है। तो वैसे तो दिन के अंदर आपको पता है कि लाइट सारी जो स्टार्स है वो नज़र नहीं आते, क्योंकि सन की लाइट जो है वो ओवरवेलम कर जाती है। लेकिन जो स्टार्स हैं सोलर एक्लिप्स के दौरान स्टार्स नज़र आते हैं, क्योंकि सन की लाइट जो है वो मून ब्लॉक कर देता है। तो ये चीज़ जो है वो कंफर्म की जा सकती है, अच्छे से ऑब्जर्व की जा सकती है जब अगर आपके पास टोटल सोलर एक्लिप्स हो। टोटल सोलर एक्लिप्स के अंदर तो आपके पास बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। तो जो स्टार्स की लोकेशन है सन के एज पे वो जो है वो क्लियर नज़र आएगी। तो ये ऑब्ज़र्व किया गया कि जो पोजीशन है स्टार्स की सोलर एक्लिप्स के दौरान जो है वो स्लाइटली शिफ्ट हो जाती है नॉर्मल पोजीशन से। तो इससे ये जो रिज़ल्ट निकाला गया तो देखा गया कि कितनी एंगल पे आपके पास शिफ्टिंग आई है। तो वो सेम जैसे आइंस्टाइन ने प्रेडिक्ट किया था 1.75 आर्क सेकेंड्स, इतना ही जो है वो रिज़ल्ट आया। तो इस तरह कंफर्म हो गया कि आपके पास जो है वो लाइट की बेंडिंग आती है। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो टेस्ट जो हैं वो हम पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के। इसके अंदर आपके पास तीसरा जो टेस्ट है वो है रेडार टाइम डिले। रेडार टाइम डिले के अंदर आपके पास क्या होता है कि सेम जैसे भी हमने बोला कि लाइट के स्पेस टाइम कर्वेचर की वजह से, यानी स्पेस टाइम के कर्व्ड होने की वजह से लाइट पाथ जो है वो कर्व्ड होने की वजह से आपके पास क्या होगा कि लाइट को बेंडिंग पाथ ट्रैवल करना पड़ेगा। बेंडिंग पाथ का मतलब है लाइट को एक्स्ट्रा टाइम लेना पड़ेगा डिस्टेंस कवर करने में, जो कि वो अगर स्ट्रेट पाथ में कवर करता तो वो कम टाइम लेता, लेकिन कर्व पाथ होने की वजह से उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। वार्प्ड स्पेस टाइम व्हेन द सिग्नल पासेस नियर अ मैसिव ऑब्जेक्ट लाइक द सन, द स्पेस टाइम अराउंड द सन इज कर्व्ड। तो कर्व्ड हो जाता है। दिस कर्वेचर मीन्स द सिग्नल हैज़ टू ट्रैवल अ स्लाइटली लॉन्गर पाथ इवन दो इट स्टिल मूव्स एट द स्पीड ऑफ लाइट। तो लाइट सिग्नल की स्पीड पे तो कोई फ़र्क नहीं आता, वो तो कांस्टेंट है, लेकिन स्पेस टाइम के कर्वेचर की वजह से लाइट को एक्स्ट्रा पाथ जो है वो ट्रैवल करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू दैट कि वो अगर स्ट्रेट होता तो वो जितना टाइम लेता, तो यहाँ पे अब उसको एक्स्ट्रा टाइम लेना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ दिस लॉन्गर पाथ द सिग्नल टेक्स a bit more time to travel to its target and back। तो यहाँ पे जो रेडार टाइम डिले है इसके अंदर यही किया जाता है कि सिग्नल भेजा जाता है और फिर उसका बैक टाइम देखा जाता है कि वो सिग्नल जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होके आता है तो वो कितना टाइम लेता है। तो दिस एक्स्ट्रा टाइम इज़ दी शापिरो डिले और रेडार टाइम डिले। तो ये बेसिकली एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था, तो इनके नाम से इसको शापिरो डिले भी कहा जाता है। तो ये आपके पास बेसिकली था रेडार टाइम डिले। और ये आपने आज 3 जो है वो टेस्ट पढ़े, तो इनको आपने अच्छे से पढ़ना है और